दोस्तों ये कहानी कंटिन्यू है। अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा तो पहले उसे देख लें। पहले पार्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं कि अजीब सा टाउन है, एक ऐसा टाउन जहाँ एक बार कोई इंसान दाखिल हो जाए तो वहीं पर कैद हो जाता है। रात को वहाँ दरिंदे निकलते हैं जो इंसान की तरह दिखते जरूर हैं, पर असल में कुछ और ही हैं। वो टाउन में रहने वाले लोगों का शिकार करते हैं, उनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके। सवाल ये है कि आखिर ये कौन सी जगह है? ये जो लोग हैं यहाँ रह रहे हैं, इन्होंने यहाँ से निकलने की कोशिश अभी तक क्यों नहीं की और इन्हें यहाँ कितने समय हो चुका है? अब तो यहाँ जिम का परिवार भी फंस गया। रात हो चुकी थी, याद होगा आपको, जिम का एक्सीडेंट हो चुका था, आरबी उलट गई थी। बॉयड और उसके लोग मदद के लिए आए थे, मगर जिम का छोटा बेटा ईथन, उसके पैर में एक लोहे का रॉड जा चुका था। इस वजह से उन्हें आरबी में ही रुकना पड़ता है। स्टीव और डॉक्टर भी आरबी में ही थे और उसे ईथन का इलाज भी करना था। मुसीबत ये थी कि रात में वो चीजें बाहर निकलती हैं। इस बात का अंदाजा जिम को नहीं था। खैर बॉयड ने आरबी को अच्छी तरह से बंद कर दिया था और उसके पास जो पत्थर का ताबीज था उसे दरवाजे पर लगा दिया था ताकि वे दरिंदर अंदर ना आ सके। ईथन को दौड़ा पड़ा था, मगर क्रिस्टी ने उसे संभाल लिया। बॉयड देखता है वे दरिंदे धीरे धीरे आरबी की तरफ बढ़ रहे हैं। वे इतने चालाक होते हैं कि इंसान के कमजोरी का फायदा उठाते हैं। जैसे वे आवाजें लगाते हैं कि हम मदद के लिए आ गए हैं। जिम कहता है कि वे लोग वापस आए हैं, हमें बाहर जाना होगा। बॉयड और क्रिस्टी तो उसे ये समझाना तो चाहते थे उनको कि ये कोई इंसान नहीं है, अगर हमने दरवाजा खोला तो हमें मार देंगे, ये राक्षस हैं। मगर जिम इन्हें भी पागल समझता। बॉयड कहता है मेरी बात मानो, जहाँ हो वहीं पर रहो और अपने बेटे का ख्याल रखो, उनकी बातें पर ध्यान मत दो। जिम को अजीब लगा और कहता है कि क्या तुम पागल हो? वे लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, मेरा बेटा जख्मी है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर बॉयड उसे पकड़ लेता है और कहता है कि बस विश्वास करो और अंदर रही रहो। जिम का गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन वो रुक जाता है। अब सीन शिफ्ट होती है बाकी के ऊपर जो यहाँ से जा चुके थे, मगर बदकिस्मती से उनकी गाड़ी का टायर पंचर हो चुका था, इसलिए वो समय पर नहीं पहुँच पाए। अंधेरा हो चुका था, दरिंदे बाहर आए थे, उनके लोगों ने दरवाजा बंद कर दिए थे और अगर रात को कोई अपना भी अंदर आने की कोशिश करता तो वे उस पर भरोसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये दरिंदे किसी का भी रूप ले सकते थे। खैर तेज बारिश हो रही थी, ये लोग कॉलोनी हाउस की तरफ भागते हैं। एलिस, रिकी और पादरी दूर दूर से दरवाजे पर नॉक कर रहे थे और आवाजें लगा रहे थे, हमें अंदर आने दो, दरवाजा खोल दो। अंदर जो लोग थे वे सभी घबराए हुए थे, विश्वास करना मुश्किल था, दरवाजा नहीं खोल रहे थे। एलिस की गर्लफ्रेंड फातिमा कहती है कि दरवाजा खोलो, ये लोग वही हैं। इतने में डोना आती है अपनी गन लिए। अब उसे ही फैसला करना था वे दरवाजा खोले या नहीं, क्योंकि अगर वे राक्षस हुए तो वे सबको मार देंगे। एलिस, पादरी और केनी बहुत घबराए हुए थे, क्योंकि वे दरिंदे उनके करीब आने लगे थे। केनी गोली भी चलाता है। उनमें से एक लड़का जूलिया का नाम भी लेता है। शायद जूलिया इस लड़के को जानती थी, मगर ये असली नहीं था। इस चीज ने जानबूझकर ये रूप लिया था। गोलियां का इन दरिंदर पर कोई असर नहीं होता और इससे पहले कि वे इन सबके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, डोना जल्दी से दरवाजा खोल देती है और उन्हें अंदर लेती है। ये लोग बाल बाल बचे। अंदर आते ही डोना इन नए लोगों को गन पॉइंट पर करती है और कहती है कि घुटने पर बैठ जाओ। हालांकि एलिस, पादरी और कैनी डोना से कह रहे थे कि इनकी कोई जरूरत नहीं, ये इंसान ही है, मगर डोना गुस्से में कहती है कि ये प्रोटोकॉल है, इसलिए टैबिथा और जूलिया के हाथ बांध दे जाते और दोनों को अलग अलग कपड़े में बंद कर दिया जाता है। आते समय जेड गिर गया था, उसके सर पे चोट आई थी और तब से वो बेहोश था। एलिस उसे बेड के साथ बांध देता है। ये सभी काफी परेशान थे कि आमतौर पे यहाँ बहुत कम लोग फंस जाते हैं और इस बार तो गाड़ियाँ एक साथ आई। पिछले 3 महीने में यहाँ कोई हादसा नहीं हुआ था, कोई मरा भी नहीं था। पिछली रात फ्रैंक की बेटी और पत्नी मर गए। अब इन सब लोगों को आना, टैबिथा को एक रूम में रखा गया था। डोना उसके पास आती है, उससे बातें करके उसे समझाती है कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है और उन्हें यहाँ क्यों रखा गया है। मगर टैबिथा बहुत गुस्से में थी, उसे अपने बेटी जूली की फिक्र थी। वो बार बार उसी के बारे में पूछ रही थी, मुझे उसे देखना है, उसे बातें करनी है। डोना उसे शांत करती है, कहती है कि पहले हमें बात करनी होगी। डोना उसे कहती है कि देखो, चाहे तुम लोग कितने ही घंटे उस सड़क पर सफर करते रहो, तुम वापस इसी जगह पर पहुंच जाओगे। ये सब शुरू होता है सड़क पर गिरे पेड़ से और उन मनहूस कौवे से। हम सब भी ऐसा ही यहाँ आए थे, हमें पेड़ दिखा, हम वापस मुड़े, मगर थक हार कर इसी टाउन में पहुँच जाते। कुछ लोगों का यहाँ साल हो चुका है और कईयों ने तो यहाँ अपनी आधी जिंदगी काट ली। यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं और रात को और निकलते हैं वो दरिंदे। हम सभी यहाँ मिलजुल कर रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। मुझे पता है कि मेरी बातें तुम्हें बड़ी अजीब लग रही होगी, इस पर यकीन करना मुश्किल है, मगर समय के साथ तुम सब जान जाओगी। पहली बार मैं यहाँ आई थी, मेरी बहन भी मेरे साथ थी, हमारी मदद के लिए यहाँ कोई भी नहीं था। कई बार हम इस टाउन से गुजरे, अंधेरा हो चुका था, हमने इन लोगों को देखा, फिर एक तो हमारी गाड़ी के सामने आ गया
गया, बस हमें देख रहा था और हंस रहा था। मेरी बहन को गुस्सा आया, वो बाहर आ गई और मेरी आंखों के सामने ही उन दरिंदों ने मेरी बहन को मार डाला। जिस तरह से हम किसी जानवर के साथ करते हैं, मैं हिल भी नहीं पा रही थी। तब मैंने देखा वो दरिंदे मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए मैं जंगल की तरफ भाग गई और झाड़ियों में छिप गई। मैं दुआ करती रही कि रात गुजर जाए, हम यही करते हैं, जिंदा रहने की कोशिश। खैर ये सारी कहानी सुनने के बाद टैबिथा को कुछ कुछ समझ आने लगा, मगर वो राक्षसों वाली कहानी पर विश्वास नहीं कर रही थी। नीचे ही जूलिया को रखा गया था। तब विक्टर नाम का एक बंदा उसके पास आता है और उससे बातें करने की कोशिश करता है। विक्टर भी कहानी का अहम हिस्सा है, दिखने में काफी क्रेवी लगता है, मगर ये है नहीं। अब इसे नहीं जानती, उससे काफी डर रही थी। मगर तभी फातिमा आती है और कहती है, विक्टर तुम्हें जो भी लेना है किचन से ले लो, यहाँ से चले जाओ, तुम इस बेचारी लड़की को डरा रहे हो। विक्टर वहाँ से चला जाता है। फातिमा जूलिया के पास आती है और उससे बातें करने लग जाती है। कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी कुछ समय के लिए, ताकि यहाँ के बारे में सब कुछ समझा सकूं। फातिमा की बात करते करते जूलिया का डर थोड़ा कम हो जाता है। वो जूलिया का हाथ भी खोल देती है और अपना कमरा दिखाने ले जाती है। फातिमा और एलिस एक साथ ही रहते हैं। कमरे में बहुत सी ड्राइंग थे। फातिमा उसे बताती है कि एलिस का शौक है और वो तुम्हारी भी पेंटिंग बनाएगा। आर्मी में फंसे लोगों को दिखाया जाता है। क्रिस्टी ने अभी तक ईथन के पैर से उस राड को नहीं निकाला था। बाहर दरिंदे आवाजें निकाल रहे थे। किसी तरह से बॉयड ने जिम को ये बातें समझा दी थी कि ये चीज कितनी खतरनाक है, इसलिए वो अंदर ही रहता है। ईथन को भी होश आ चुका था, उसे काफी तकलीफ हो रही थी। अचानक से क्रिस्टी का दिमाग पर बुरे चीजों का असर होने लगा। क्रिस्टी ईथन के बजाय वो बाहर खड़े उन दरिंदों को देख रही थी और कहती है कि क्या होगा अगर ये अंदर आ जाए। बॉयड उसे संभाल लेता है और कहता है कि क्रिस्टी मेरी बात सुनो, यहाँ ईथन का इलाज करना है। कुछ देर बाद क्रिस्टी और जिम मिलकर ईथन के पैर से उस राड को निकाल लेते हैं। वहाँ टाउन में तेरा जिसने उस लड़के को मार दिया था अभी तक उस कमरे में थी। इसी हॉस्टल में कुछ और भी लोग थे, जैसे कि एक नर्स केनी के पिता। उस लड़के को मरने के बाद सेहरा दरवाजे खुला छोड़ देती है और खुद वहाँ से निकल जाती है। अब केनी को इस बात पर गुस्सा आया था कि एलिस की गर्लफ्रेंड फातिमा उसने लड़की यानी कि जूलिया को छोड़ दिया था। दोनों का झगड़ा होते होते रह गई। सेहरा तो अपने घर जा चुके थे और जो दरवाजा उसने खुला छोड़ दिया था वो राक्षस अंदर आ चुके थे। वो सभी को बेदर्दी से मार देते हैं। जिम के परिवार के लिए ये भयानक रात गुजर गई। सूरज उगने पर बॉयड आर्मी से सबको बाहर निकाल लेता है। टैबिथा अपने पति और बेटे से मिलती है, उनके गले लगकर रोने लगी। केनी जब वापस टाउन में आता है देखता है कि हॉस्पिटल में सभी को बुरी तरीके से मार दिया गया है। वैसे अभी तक ये किसी को नहीं पता है कि ये काम सेहरा का है। केनी के पिता की लाश भी वहाँ पर थी, जिसे देखकर वो बहुत रोता है। अपने घर में सेहरा जब नहा रही थी तो उसका भाई आता है और पूछता है कि वो ठीक तो है। सेहरा उसके सामने रोने लग जाती है और कहती है उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं मजबूर थी। इसके बाद वो अपने भाई से सारी सच्चाई बता देती है कि उसने कल रात क्या किया। अंत में हमें दिखाया जाता है कि दुखी केनी जंगल में एक पेड़ को काट रहा था कि मेरे पिता हमेशा शतरंज खेलते थे और वो इतने अच्छे थे और मैं कभी उनसे नहीं जीत पाया। साथ ही केनी कहता है कि ये चीजें ये दरिंदे भाग नहीं सकते, ये आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ते हैं, जैसे इन्हें इन सब में मजा आ रहा हो और ये चाहते हैं कि हम इंसान भागे छुपे। और खैर बॉयड उसे और दुखी नहीं करना चाहता था। वो उसे वापस टाउन आने के लिए कहता है। जिम के परिवार को टाउन में लाया गया था। ईथन बेड पर था, जूलिया उसके साथ थी, मगर ईथन को बाहर सफेद कपड़ों में एक छोटा लड़का नजर आ रहा था जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। और यहीं पे ये दूसरे एपिसोड का द एंड होता है।